कोरोना का कहर किस तरह बढ़ता जा रहा है और इस बीच लॉकडाउन 5 जो है 5वां चरण वो भी अब उसका ऐलान कर दिया गया है। कई रियायतें दी गई हैं, रियायतें बढ़ाई गई हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन अब भी वही रहेगा, पाबंदियां वही रहेंगी कंटेनमेंट जोन में। और भी काफी कुछ है, बहुत कुछ खुलेगा 1 जून से। जो नई व्यवस्था लागू हो रही है, नया स्वरूप जो सामने आया है लॉकडाउन का, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी अंजनी बने हुए रांची से और प्रभात हैं जमशेदपुर से। पहले चलते हैं अंजनी के पास। देखिए अंजनी, लॉकडाउन के 5वें चरण की घोषणा तो कर दी गई है, ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच अगर सबसे पहले हम कोरोना संक्रमण की बात करें, इसके रफ्तार की बात करें सूबे में, तो देखिए कल किस तरह से 70 से ज्यादा मामले सामने आए। साहेबगंज जो एक जिला छूटा हुआ था, अब तक बचा हुआ था, वो भी अब इसकी चपेट में आ गया है। कि जहां साहेबगंज में एक भी मरीज नहीं था और अब पूरे प्रदेश में जो है हर जिले में मरीज पाए गए हैं, तो एक संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और कल का जो रिपोर्ट है भारतीय, वो लगभग 72 मामले आए हैं। तो समझ सकते हैं कि जिस तरह से गति बढ़ रही है तो परेशानियां भी जरूर बढ़ेंगी। लेकिन इस सब के बीच एक अच्छी बात यह है कि जो भी मरीज पाए जा रहे हैं उन्हें जो है क्वारंटीन में रखा गया है। और यही वजह है कि तमाम चीज़ों का जो है प्रशासन को ट्रेस आउट करने में परेशानी नहीं हो रही है। तुरंत पता चल जा रहा है और तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट किया जा रहा है। और जिस तरह से पूरे झारखंड का हम रिकवरी रेट देखते हैं तो वो भी प्रतिशत काफ़ी अच्छा है। अंजनी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। फिलहाल रुक करते हैं प्रभात का, हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। प्रभात, जमशेदपुर के जो हालात है वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आप देखिए रोजाना एक नए तरीके से मामले सामने आ रहे हैं और संक्रमितों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहां पर कल भी आप अगर पूर्वी सिंहभूम की अगर बात करें तो 43 नए मरीज सामने आ गए। एक तरह से कहें कोरोना ब्लास्ट हुआ है। अब जो आज राज्य सरकार फैसला लेगी तो इन तमाम चीजों को भी ध्यान में रखेगी, क्योंकि लॉकडाउन का 5वां चरण जब ऐलान किया गया है तो रियायतें तो बढ़ाई गई हैं, लेकिन इन बढ़ी रियायतों को राज्य सरकार कैसे फॉलो करेगी, इसका स्टडी करना बहुत अहम होगा। और शायद राज्य सरकार इन तमाम चीजों पर विचार विमर्श कर रही होगी पूरी गहनता के साथ। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से जमशेदपुर में हम बात करें तो 43 नए कोरोना पॉजिटिव आए, एक तरह से कहें तो पूरा ब्लास्ट हो गया। निश्चित है जो 40 जो मजदूर हैं वो बाहर से आए हैं, किसी का मुंबई से ट्रैवल हिस्ट्री है, किसी का चेन्नई से है, किसी का गुजरात से है। लेकिन जो 3 जो पॉजिटिव पाए गए हैं, एक मानगो, जुगसलाई और गोविंदपुर के, ये लोग अपने प्राइवेट गाड़ी से पहुंचे थे। हालांकि प्राइवेट गाड़ी से पहुंचने के बाद ये लोग होम क्वारंटाइन में थे और प्रशासन को इनकी सूचना दी थी, तभी जाके इनके सैंपल जब टेस्ट हुए तो पॉजिटिव आया, तो और सारे जगहों को सील कर दिया जा रहा है। निश्चित है जिस तरीके से प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। और अब यही कारण है जो एक साथ 43 नए केसेस सामने आए हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि अभी आने वाले दिनों में और भी केसेस बढ़ेंगे। इसीलिए जिला प्रशासन, राज्य सरकार हर समय अपील करते आ रही है, इस वक्त जो है वो सामाजिक दूरी बना के रखने का है। जितना ज्यादा सामाजिक दूरी बना के रहेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। रही बात अनलॉक की, जो बात आप कह रही थी कि निश्चित है 2 दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो राज्य में हम लॉकडाउन को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो जनता की जो सुरक्षा है वो सबसे बड़ी बात है। उनको हमको सुरक्षित करना है, उसके बाद लॉकडाउन अगर हमको बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ाएंगे। निश्चित है लॉकडाउन बढ़ना भी चाहिए, जैसे केंद्र सरकार ने अपना गाइडलाइन में दिया है कि जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ जो छूट है वो नहीं रहेगी, जिस तरीके से पहले चले आ रही है वैसे ही रहेगा। निश्चित है वैसा ही रहना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी का जो वक्त है आरती, ये ज्यादा खतरे वाली वक्त है, क्योंकि अनलॉक तो कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन राज्य सरकार को फैसला, राज्य सरकार आज इस पे फैसला ले सकती है, बातचीत की जाएगी और उसके बाद इन तमाम चीजों को समझा जाएगा। क्योंकि राज्य सरकार पहले भी कह रही है, ये हेमंत सरकार ने पहले भी ये साफ तौर पर स्पष्ट किया है प्रभात, कि हमारे लिए लोगों की जिंदगी बचाना अहम है। और इसलिए जब भी छूट दी गई, इसके पहले भी आप 4थे चरण की भी बात देखें तो यहाँ पर रियायतें उस मुकाबले बहुत कम थी, जहां केंद्र सरकार ने जो रियायतें दी बहुत कमी की गई थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने साफ तौर पर कहा है लोगों की जिंदगी बचाना। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं धनबाद से। अभिषेक, देखिए 13 नए मामले,
धनबाद भी पीछे नहीं रहा है। अब धनबाद में भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और अंजनी, प्रभात और अभिषेक, आप तीनों के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला भी होगा। इस पर चर्चा भी हमारी जारी रहेगी कि देखिए, प्रवासियों का आने का सिलसिला जब से शुरू हुआ तब से ये मामले बढ़ रहे हैं और कल भी जो मामले आए हैं उसमें मैक्सिमाइज जो हैं वो प्रवासी हैं, 1-2 केसेस अगर हम छोड़ दें तो। लेकिन देखिए, धनबाद की जो बात है सामने अभिषेक, सबसे बड़ा मसला यहीं पर सामने आता है कि अब जब इस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, जो छूट दी जा रही है, जो रियायतें दी जा रही हैं, राज्य सरकार अलग से फैसला करेगी, राज्य सरकार इन रियायतों में ढील कम देगी, इसका बिल्कुल ये संभावना है। जी बिल्कुल सही कहा आपने आरती। देखिए, एक बात और भी है कि धनबाद के संदर्भ में जो बातें बताई आपने कि अभी कल जो है 13 मरीज एक साथ, अभी तक धनबाद में पिछले 68 दिनों में इतनी जो है तादाद में मरीज नहीं आया था और ये बड़ी बात है कि एक ही दिन में 13 मामले सामने आए हैं। इसका मतलब है कि अब हम विस्फोटक स्थिति में पहुंच गए हैं। और एक बात और भी है कि अब हमारे पास जो है वो दूसरा चरण के बजाय हम तीसरे चरण में प्रवेश कर गए हैं। मतलब जब किसी मरीज के बारे में ये पता नहीं चल पाए कि उसने ये बीमारी कहां से ली, उसका संक्रमण किससे हुआ और ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है, तब ये तीसरे चरण में पहुंच जाता है। पहले और दूसरे चरण के बाद हम जो है बहुत तेजी से ऐसे मरीज मिल रहे हैं जिनके बारे में ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब धनबाद के संदर्भ में कहें तो इस वक्त में धनबाद के लगभग अगर सभी प्रखंडों की बात करें तो उसमें से 6 प्रखंड जो है वो पूरी तरह से किसी न किसी रूप में प्रभावित हो चुके हैं। अब जो ताजा आंकड़े कल जो आए हैं उसमें आप देखिए कि धनबाद में 6 मरीज निकले, बलियापुर के 2, झरिया के 1, कतरास के 1, पुटकी का 1, गोमो का 1 और पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ 1 मामला है। कुल मिलाकर कहें तो पूर्व में पहले से ही 17 मरीज थे, नए मरीज हो गए कल मिलाकर 13, कुल मरीजों की संख्या हो जाती है 30। इसमें इलाजरत है 25 और संक्रमण मुक्त हुए हैं 4। एक का केस हिस्ट्री जो है वो बाहर का है। खतरा को आप समझिए, ये एक नंबर है, एक संख्या है जो अपने हिसाब से प्रतिदिन किसी न किसी रूप में बढ़ रही है। अब समस्या का समाधान क्या है वो चिंता का विषय है कि हम क्या कर सकते हैं इस वक्त में और क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए, सरकार ने अपने हिसाब से लॉकडाउन में अनलॉक वाली बात कर दी है। मतलब इस बार जो है चौथे तक तो उसने लॉक किया, लेकिन 5वें के लिए अनलॉक कर दिया। मतलब बहुत सारी चीजों को छोड़ रखा है आपके लिए, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए ये आपको तय करना है कि हमें क्या करना चाहिए और खुद से सुरक्षित रहने के लिए, बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। और इसीलिए इसको अनलॉक नाम दिया गया। 5वें चरण आते थे, केंद्र सरकार भी मान बैठी, राज्यों को भी यह तय कर लिया कि भाई अब सभी चीजों को हम बंद नहीं रख सकते, पूरी जिंदगी जो है वो बंद नहीं रख सकते, हमें अपने दिनचर्या करना है, हमें जरूरत को, अर्थव्यवस्था को भी ठीक रखना है। तो अब जो हालात है इसमें हमें क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो है केंद्र सरकार के जो गाइडलाइन है, गृह मंत्रालय के जो गाइडलाइन है, उसके आलोक में आज राज्य सरकार फैसला लेगी और थोड़ी सख्ती भी जरूरी है। देखिए, एक बात और है कि शर्तों के साथ ही सभी को इजाजत दी जानी चाहिए। हाँ, उद्योग खुलने की इजाजत तो मिल ही गई है, व्यापारिक संस्थानों को खुलने की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं लोग। खासतौर पे जिला चैम्बर ने पहले से डिमांड किया है कि हमारी व्यापारिक संस्थानों को अल्टरनेटिव ही सही लेकिन खुलने की इजाजत मिलनी चाहिए। सप्ताह में 2 दिन 4 दिन मिले, 1 दिन ही मिले, लेकिन देखिए अब बहुत लंबा वक्त गुजर गया, 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया। अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जरूरत है, वो तो है ही, लेकिन आप देखिए कई ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि लोगों के पास अब काम धंधा नहीं है, बेरोजगार हो चुके हैं। अब घर कैसे चलेगा, चूल्हा कैसे जलेगा, ये भी सोचना होगा। और शायद इसलिए अब इस पर भी विचार किया जा रहा है कि जो पब्लिक बसेस हैं, जो पब्लिक कन्वेंस जो है, ऑटो हैं, ये सब भी शुरू करने पर सरकार विचार कर सकती है। चलते हैं अंजनी के पास। अंजनी, देखिए जो बातें हो रही हैं कि अब लोगों को रोजगार से जोड़ना भी बड़ी चुनौती है। चुनौती ये भी है कि संक्रमण से निपटना है और हेमंत सरकार ये बोल चुकी है कि जिंदगी बचाना अहम है। 72 नए मामले कल सामने आए हैं, लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो कल 38 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। ये भी आंकड़ा है हमारे पास, यानी कि रफ्तार अगर बढ़ी है तो ठीक भी हो रहे हैं लोग। तो अगर लोग ठीक हो रहे हैं तो इन सब के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, जिंदगी को पटरी पर लाना, वो भी जरूरी है, लेकिन एहतियात के साथ। और सरकार आज इस पर फैसला लेगी। जो रियायतें देने वाली है राज्य सरकार, वो रियायतें कितनी शर्तों के साथ होंगी। देखिए, जिस तरह से कल केंद्र सरकार ने जो घोषणा की है,
अब ये पाला जो है पूरी तरह से राज्य सरकारों पे उन्होंने छोड़ दिया है कि अब आप जो है अपनी सुविधा के अनुसार तमाम चीजों का पालन करें। लेकिन जिन जिन राज्यों में जो स्थिति गंभीर है तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री होंगे, वहाँ का जो प्रशासन का अमला होगा, वो एक बात जरूर देखेगा कि कैसे हम अपने लोगों को बचाएं और क्या किस तरह से रियायत दें कि बाजार में जो है पैसे का फ्लो हो, क्योंकि बाजार में एक तरह की मंदी का दौर है। कई दुकानें जरूर खुली है, लेकिन ग्राहकों में वो विश्वास अभी तक नहीं जम पाया है कि वो दुकानों तक पहुंच पाए। जो भी ग्राहक है, जो आम जनता है, उनके मन में एक भय जरूर है कि कहीं भी हम जाएंगे तो एक संक्रमण का खतरा बढ़ जा रहा है। लगातार जो मामले आ रहे हैं वो एक चिंता का विषय जरूर है और हर जिले के लिए एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद जरूर है। लेकिन फिर भी जो प्रिकॉशन लेने हैं, सावधानियां जो बरतनी है, वो हमें ही लेनी होगी। मान लीजिए कल से तमाम बाजार खुल जाएंगे तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम वहाँ दुकानों में कितनी भीड़ लगाएं, जो सामाजिक दूरी की जो बात है उसका हम कितना अपने जीवन के साथ आत्मसात करते हैं। ये वक्त अभी ओवरलुक करने का वक्त नहीं है, क्योंकि ये वक्त बड़ा गंभीर समय है। जिस तरह से संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है, प्रतिशत बहुत बढ़ गया है। जो बाजार में जो कुली है या रेजा है या जो प्रवासी मजदूर जो लौट रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, क्या हिस्ट्री रहा है, तमाम चीज सबको ही नहीं जानता है। लेकिन प्रशासन अपने तरफ से पूरी तैयारी जरूर की है। लेकिन आज ये देखना ये होगा कि आज राज्य सरकार किस तरह से रियायत देकर जो है आम लोगों का दिल जीत पाती है और क्या नए दिशा निर्देश होंगे। लेकिन इन तमाम चीज के बीच में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो स्कूल और कॉलेज होंगे संभवतः अभी 15 से 20 दिन के बाद ही खुल पाएंगे, क्योंकि यदि स्कूल या कॉलेज खुलता है तो वहाँ परेशानी बढ़ सकती है। क्योंकि जो यूथ है, यूथ को आप बहुत बांध कर नहीं रख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाएंगे तो उनके जो अभिभावक होंगे, इसलिए शायद केंद्र होंगे। ने ये फैसला राज्यों के अधिकार क्षेत्र में डाल दिया है कि राज्य सरकारें तय करेंगी कि उन्हें स्कूल और कॉलेजेस खोलना है या नहीं खोलना है। प्रभात, देखिए ये जो अनलॉक 1 है ये एक तरह से एग्जिट प्लान है लॉकडाउन का, और इसीलिए इसे 3 फेज में भी बांटा गया है, 3 स्टेज में बांटा गया है कि कैसे कैसे पहला जो 1 से 8 जून का है उसके बाद और उसके बाद कैसे कैसे रियायतें बढ़ेंगी। लेकिन रियायतों के साथ ये बिल्कुल नहीं भूलना होगा लोगों को कि सरकार ने जो पहले जो 4 चरणों का आप लॉकडाउन देखें तो ये एक तरह से समझिए कि आप हैबिचुएट हो रहे थे कि अब आप कैसे कोरोना के साथ जिएंगे। ये सवाल बार बार इसलिए आता है क्योंकि अब कोरोना हमारी जिंदगी में बस चुका है और हमें उससे लड़ते हुए ये जंग जीतनी है और अपनी जिंदगी चलानी है। तो ये आपकी आदत में अब शुमार होना चाहिए कि जिन एहतियात को आप बरतते आ रहे हैं वो अब आपकी जिंदगी का हिस्सा हो चुका है, और अगर रियायतें अब मिलने वाली हैं तो इन एहतियातों को भूलना नहीं है, इन एहतियातों के साथ आगे बढ़ना है। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बहुत सारी चीज़ों में रियायतें दी है और ये बातें भी कही जा रही हैं कि जो लॉकडाउन के पीरियड में लोग जो नियम मान रहे थे वो नियम को अभी भी मानना होगा, क्योंकि अभी हमको कोरोना के साथ ही जीना होगा। ये मान के चलना होगा कि हमें कोरोना का साथ जीना है। निश्चित है केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी चीज़ें जैसे रेस्टोरेंट हो गए, होटल हो गए, मंदिर मस्जिदों में ये सब जो खोले जाने की बात है, तो कहीं ना कहीं इसमें ये डर जरूर बना रहेगा कि आने वाले दिनों में हो सकते हैं कि जो इतने बड़े पैमाने पे मजदूर जो पॉजिटिव पा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद चर्चों में जाएंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतेंगे, जितनी ज्यादा दूरियां रखेंगे, उतने आपके लिए सेफ होगा। हालांकि मॉल्स और ये सब खोलने की बात कही गई है, इसमें कहीं ना कहीं मॉल में बहुत ज्यादा भीड़ होता है, भीड़ होने से लोगों को डर तो जरूर रहेगा, लेकिन यही चीज कहा जा रहा है कि आप सामाजिक दूरी बना करेंगे, क्योंकि ये भी जरूरतों की चीज है। पिछले 2 महीने से पूरा देश लॉकडाउन है, बहुत सारे रोजगार से जो लोग जुड़े हुए थे, जैसे ऑटो चालक हो गए, रिक्शा चालक हो गए, इन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। बहुत लोग तो समाज सेवी लोग खाना तो खिला दे रहे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे ऑटो चालक तो ऐसे हैं आरती की
जो अब वो सब्जी की बाजार लगा रही है, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मास्क और सैनिटाइजर बेचने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ में ये दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा था, लेकिन कहीं जब राज्य सरकार देना जरूरी है। प्रभात, जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी ये भी सोचना, एक परिवार कैसे चलेगा, घर का चूल्हा कैसे जलेगा, अब इस पर भी विचार हो रहा होगा, क्योंकि बैकअप किसी के पास इतना नहीं होता कि वो 60 दिनों का 70 दिनों का एक लॉन्ग टर्म अपने हिसाब से चला पाए। और जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास इतना बैकअप कहां से कि अगर वो कुछ रोजगार से ना जुड़े तो उनका घर चल सके। अभिषेक, ये परिस्थितियां जो हैं वो शायद अब बदलेंगी, और सरकार ने शायद यही सोचकर अब अनलॉक 1 का नाम इसे दिया है कि चीजें आपको मिलेंगी, जो रोजगार से जुड़े काम धंधे हैं, रोजगार हैं, वो अब शायद लोग उससे जुड़ेंगे, और जो जिंदगी ठहर सी गई है उसे एक गति मिलेगी। लेकिन इस गति के पीछे ये भी सोचना होगा कि संक्रमण अपनी जगह रफ्तार पकड़ चुका है, अब ये बहुत विस्फोटक स्थिति है। साथ ही साथ अगर लोगों को काम धंधा नहीं मिलेगा तो वो भी एक नई अगर बोले कि ये भी स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी कि लोगों के पास अगर खाने को नहीं रहेगा, काम नहीं रहेगा, तो वो तस्वीर भी बहुत दयनीय होगी, और यही सरकार समझ रही है। ये देखिए आरती, एक बात जो ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, और एक बात जो हम बार बार दर्शकों को बताना चाह रहे थे कि देखिए अपनी देश की आबादी 1 अरब 30 करोड़ के आसपास है, और इतनी बड़ी आबादी दुनिया में चाइना के बाद सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है हमारा। तो अब हालात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा मतलब हमारे पास जो मैन पावर है, मजदूरों की संख्या है, वो दुनिया की किसी भी देश में सबसे ज्यादा है। मतलब जो कामगार जो है वो उसमें, और आयु के हिसाब से भी देखे तो 15 साल से लेके 40 साल के आयु वाले जो वर्ग है उसमें सबसे ज्यादा, ये युवा देश कहा जा सकता है, दुनिया का सबसे युवा देश है। मतलब हम कर्मवीर हैं, काम करने वाला वर्ग है। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र में, आप सोचिए कि जो मजदूर इस वक्त में गांव में लौट गए हैं, उनको अपना काम वहां पे अगर मिल जाए लोकल स्तर पर, जैसा कि कोशिश भी हो रही है, तो उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि लोकल के लिए वोकल होना, मतलब हम एक दूसरे के जरूरतों को पूरा करें। तो जाहिर है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट करते हैं या बनाते हैं और हमारी जरूरतों को अगर हम अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हो या पास के बाजार में हो या शहर में, अगर मान लीजिए कोई तरबूज की खेती करता है या कोई पास में आम और लीची अगर उसके पास उत्पादन है, तो वो आम और लीची इस वक्त में वो बाहर में एक्सपोर्ट करने के बजाय अगर आसपास में भी अगर उसकी खरीदार मिल जाए, अगर वो बिक्री कर सके, तो सवाई को उसको एक रोजगार मिलेगा, और उसकी बिक्री से उसके भी घर चलेंगे, और साथ साथ दूसरे जगह भी होगा। तो यही करना होगा, जो उत्पाद हम अपने आसपास में करते हैं उसको बढ़ावा देने की जरूरत है, और उसको हमें भी अपनाने की जरूरत है। अगर धनबाद का प्रोडक्ट को या झारखंड के प्रोडक्ट को हर किसी के टेबल पर, हर किसी के किचन में पहुंच जाए, तो स्वाभाविक है कि झारखंड की उससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। तो हमें ध्यान रखना होगा कि पलामू में जो वस्तु उपयोग हो रहा है वो धनबाद में भी उसकी उपयोगिता को हम उपयोग में लाए, या जमशेदपुर के कोई प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल यहां करें। तो घरेलू उत्पाद को बढ़ाना होगा। अगर कोई मिट्टी का दिया भी बनाता है या मिट्टी का अगर कहे कि चाय के लिए अगर बनाता है, तो उसका उपयोग हम करें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि घरेलू उत्पाद को हम बढ़ाएंगे, देसी उत्पाद को बढ़ाएंगे, तो उससे हमारे अब चाइना का वर्ल्ड मार्केट में उसकी साख बहुत खराब हो गई है, और पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि जिसने कोरोना से पूरी दुनिया को तबाह किया, हम आखिर उसके साथ क्यों हो। और इसीलिए अर्थव्यवस्था में ये सही टाइम है पूरी दुनिया में। आज अमेरिका में भी आत्मनिर्भरता की जो बात कही थी वो शायद इसलिए है, और इस चीज की तस्दीक करता है वो कि अगर अपने लोग अपनों की मदद करेंगे तो हालात बहुत तेजी से बदल सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बदल सकते हैं। एक आखिरी सवाल अंजनी से लेते हैं। अंजनी, देखिए स्कूलों की बात तो हो गई कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, वो फैसला लेगी कि स्कूल खोलने हैं या कॉलेजेस खोलने, लेकिन अब देखिए धार्मिक स्थल भी खुलेंगे, और धार्मिक स्थल एक ऐसी जगह जहां पर भीड़ होना लाजमी है, और जो स्थिति है हमारे देश की, हमारे सूबे की ही अगर हम बात कर लें तो विस्फोटक होती जा रही है दिन ब दिन। 70 से ज्यादा नए मामले अगर कल सामने आए हैं तो आने वाला दिन और कितना भयावह होगा इसका अंदाजा लगाइए आप। लेकिन अब जब धार्मिक स्थल खुलेंगे तो लोगों को ये सोचना होगा कि ये जो रियायतें दी गई हैं, रियायतें जिंदगी से बड़ी नहीं है। देखिए, जिस तरह से जो रियायत केंद्र सरकार ने दी है और अब राज्य सरकार किस तरह से उसका फॉलो करती है या कुछ तब्दीली करती है। धार्मिक स्थल खोले जाएंगे तो उसमें जो भी श्रद्धालु हैं, मंदिर की बात हो, चर्च की बात हो या मस्जिद की बात हो, तो लोगों को खुद समझना होगा, भीड़ नहीं लगानी होगी।
तो ये खुद की समझदारी से ही हम इससे बच सकते हैं और लंबे समय तक बेहतर जो वातावरण होगा वो बनता रहेगा। लेकिन इन तमाम चीज के बीच में एक महत्वपूर्ण बात ये जरूर कहा जा सकता है आरती कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, रोजगार को लेकर सरकार को गंभीर होना होगा, क्योंकि कई लोगों के रोजगार छूट गए हैं और जो हमारे जो झारखंड के जो मजदूर लौटे हैं उन्हें आप किस तरह से रोजगार देंगे, ये पॉलिसी जो है राज्य सरकार को बेहतर करना होगा। और केंद्र सरकार को भी ये सोचना होगा कि जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए भविष्य की क्या रणनीति है। सिर्फ ये कह देने से कि 1 साल तक नौकरियां नहीं होंगी, तो ये आप यदि पीछे जाएंगे तो केंद्र सरकार की जो नौकरी देने की जो पॉलिसी रही है 5 सालों में 6 सालों में, ये क्या रही है ये तमाम लोग जानते हैं। तो बहाने जरूर बनाए जा सकते हैं, लेकिन इन बहानों के बीच जो है जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें रोजगार का अवसर भी देना होगा। तो जहाँ पॉलिसी बदलनी होगी, रोजगार पॉलिसी और जो एजुकेशन की लोगों को पॉलिसी तो जो समझना है वो लोग तो जूझ ही रहे हैं, आम जनता जूझ रही है इस कोरोना काल में, लेकिन सरकार को भी ये समझना होगा कि कोरोना से अलग भी जिंदगी है और उस जिंदगी के लिए जरूरी है रोजगार, काम धंधे, क्योंकि अगर रोजगार नहीं मिलेगा, काम धंधों से नहीं जुड़ेंगे लोग, तो फिर घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, और भूखे पेट भजन नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है, सब जानते हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि अब अर्थव्यवस्था तो पटरी पर लौटे ही, कोरोना संक्रमण से तो जंग लड़े ही रहे हैं हम लोग, पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ आम जिंदगी भी पटरी पर लौटे। और इसलिए जो 5वां चरण अब शुरू किया गया है लॉकडाउन का, उससे अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। शायद ये एक एग्जिट प्लान हो लॉकडाउन का, और ये एग्जिट प्लान ही कहा जा रहा है क्योंकि इसे भी 3 स्टेज में बांटा गया है और धीरे धीरे रियायतें बढ़ाई गई हैं। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अंजनी, अभिषेक और प्रभात। लेकिन अपने दर्शकों को ये हम जरूर बताना चाहेंगे कि कल का दिन बहुत भारी रहा पूरे सूबे के लिए। 72 नए मामले सामने आए, लेकिन इस बीच 38 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इन तमाम चीजों के बीच ये बात भूलना बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमें जिंदगी चलानी है, जिंदगी जीनी है बेहतर तरीके से, तो संक्रमण से बचना जरूरी है और इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, एहतियात।